ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कोर सर्विस देखा था? हमने स्टोरेज देख लिया, वर्चुअल मशीन देख लिया और डाटाबेस देख लिया। बहुत बढ़िया। अब जो चौथी सर्विस है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सर्विस। अब देखिए कस्टमर क्या बोलता है, कस्टमर ये बोलता है कि भाई मेरे को मेरा वेबसाइट चलाना है ना। अब वेबसाइट चलाने के लिए वेबसाइट चलता कैसे है? तो आपने देखा कि वर्चुअल मशीन होती है, उस वर्चुअल मशीन के ऊपर में हम लोग वो डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उस वर्चुअल मशीन के ऊपर में हम लोग वेब सर्वर डालते हैं, राइट राइट। है ना। फिर वेब सर्वर डाल के फिर उसके अंदर जो वर्चुअल डायरेक्टरी है उसके अंदर कोड डाला जाता है। तो पहला क्या हुआ कि आप सर्वर बनाओ, दूसरा क्या हुआ उसके अंदर वेब सर्वर डालो, वेब सर्वर डालो, तीसरा क्या हो गया उसके अंदर में वर्चुअल डायरेक्टरी डालो, तो सी ड्राइव आईनेट पब बनता है ना। हाँ जी। अब उसके अंदर में फिर आप फाइनली अपना कोड डालो, जो जावा का कोड है या एस कोड। तो वीएम के अंदर में ये एक बड़ा चैलेंज ये है कि आपको वीएम भी मैनेज करना राइट। है ना, इसका अपडेट पैच अपग्रेड सब मैनेज करना है। सो वीएम का मैनेजमेंट आ जाता है। दूसरा, जब आप इस पे वेब सर्वर डालोगे, ये वेब सर्वर जो आपने डाला है, ये जो वेब सर्वर है इसकी भी अपनी मैनेजमेंट है ना। जो आईएएस सर्वर का मैनेजमेंट होता है, वेब सर्वर मैनेजमेंट करना बिल्कुल। फिर उसके बाद यहीं पे काम खत्म नहीं होता, बल्कि इसके बाद आपको इस वर्चुअल डायरेक्टरी को भी पूरी तरह से कंट्रोल करना होगा, सिक्योर करना पड़ेगा, बैकअप लेना होगा। अगर इस पे कभी गलती से कोई अटैक हो गया तो इसको बचाना होगा कोड को, है ना। तो आपको बिल्कुल। ये वर्चुअल डायरेक्टरी को भी देखना पड़ता है। अब इसके साथ एक चैलेंज और क्या है कि अगर मान के चलिए कि अभी जो हमने ये सर्वर लिया हुआ है, सपोज कि हमने 32 जीबी रैम के साथ लिया हुआ, ठीक है, और इस पे मान के चलिए कि आपने एक 100 एमबीपीएस का कार्ड डाला हुआ है, जो आपको लैंड कार्ड वर्चुअल लैंड कार्ड। अब इस पे जब आपने ये सर्वर बनाया था तब आपके पास में इस वेबसाइट को एक्सेस करने वाले लेट्स के चलिए 1000 लोग थे। आपकी कंपनी बढ़ गई और आपको सडनली 1000 से 15,000 हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप ये सर्वर तो हैंग हो जाएगा, जैसे होता है ना आईआरसीटी का वेबसाइट डाउन हो जाता है, तो आपका बैकएंड क्रैश कर जाएगा। तो आप क्या करेंगे? फिर इसी की तरह एक सर्वर और बनाएंगे, फिर इसी की तरह एक सर्वर और बनाएंगे। जैसे जैसे सर्वर बढ़ाते जाएंगे आपकी हेडेक भी बढ़ती जाएगी। पहले कहाँ एक सर्वर देखते थे, अब 3-3 सर्वर की मैनेजमेंट आपके पास आ गई। फ्यूचर में और लोड बढ़ेगा तो क्या करेंगे? फिर आप नया सर्वर बनाएंगे। तो पता चला कि 100 सर्वर का एक सेटअप खड़ा हो गया। और लो जी, 100 सर्वर को चलाने के लिए कॉस्टिंग तो खैर बात की बात है, लेकिन चलाने के लिए आपको कितने बंदे चाहिए जो कि हमेशा इसको देखते रहे कि भैया डाउन ना हो, करप्ट ना हो, डिलीट ना हो जाए, वायरस अटैक ना हो जाए, है ना। ये सब इतना पापड़ क्यों बेल रहे हैं? इतना पापड़ इसलिए बेल रहे हैं कि हमारा बिजनेस वेबसाइट पे चल रहा है, वेबसाइट तो हमको चाहिए, है ना। तो ये एप्लीकेशन सर्विस क्या बोलता है, क्लाउड क्या बोलता है, अगर आपको वेबसाइट ही बनाना है भाई साहब, तो आप क्या करेंगे? आप हमारे पास में ऑलरेडी ये पूरा इंफ्रा बना हुआ है, यानी कि वो बैकएंड में हजारों सर्वर का एक बैकएंड बनाया हुआ है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये बताना है, सब पे उन्होंने पूरा आईएएस वगैरह डाल के जो सिक्योरिटी डालना सब डाल। वो ये क्या बोल रहे हैं कि बस आप अपना कोड ले, मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि ये कोड जो है ये क्या है, ये डॉटनेट का कोड है। अगर ये डॉटनेट का कोड है तो माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर लगेगा। जावा का कोड है तो जावा में दोनों ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट भी लगा सकते हैं और लिनक्स भी लगा सकते हैं। अकॉर्डिंगली मैं आपको बैकएंड दे दूंगा। तो इन्होंने क्या किया हुआ, इस तरह का पूरा एक सेटअप बना के रखा हुआ। और यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर आपका इस सर्वर पे हिट ज्यादा आ रहा है, आप मेरे को बता दीजिए, मैं ऑटोमेटिकली स्केल भी कर जाऊंगा, मतलब आपका कोड एक से ज्यादा सर्वर पे रन कराने लगूंगा। जब लोड बढ़ेगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, जैसे ही लोड घटेगा मैं यहाँ से ये सर्वर से आपका ये कोड गायब कर दूंगा।
यानी कि यहाँ पे क्या हमें देखना पड़ रहा है, हमें कोई VM बनाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, और हमें ऑटो स्केलिंग भी फ्री फंड का मिल रहा है। दूसरा, अगर इस एप्लीकेशन में कोई कोड में चेंजेस करना है तो आपका एप्लीकेशन सर्वर, आपका जो एप्लीकेशन है, ये किसी भी तरह के SCM टूल, जिसको सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल बोलते हैं, जैसे कि गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया, इन सब के साथ वो कनेक्ट भी होता है। यानी यहां से कोड उठाइए, वहां पुश मारते जाइए। तो ये ऐप सर्विस जो है ना, ये वास्तव में एक ऐसी चीज है जो कि आपको हर तरह के झंझट से बचा देता है। सारा बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना है। 1 सर्वर चाहिए, 100 सर्वर चाहिए, 1 लाख सर्वर चाहिए, बैकएंड में दे दूंगा। 8 GB का चाहिए, 24 GB का करना है, 32 GB का करना है, 128 GB का करना है, आप मेरे को बस इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। मेरे पास वो सारा इंफ्रा पहले से रेडी है, ऐसा नहीं को बनाता है आपके लिए, है ना। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से रेडी करके रखता है, और आपको केवल क्या इंटरफेस देता है जिसमें आप अपना कोड रख सकते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो बैकग्राउंड में क्या करेगा, वो बैकग्राउंड में क्या करता है, वो आपको अलग अलग वर्चुअल डायरेक्टरी दे देगा। एक कस्टमर को बोलेगा कि भैया ले, ये तेरा वर्चुअल डायरेक्टरी हो गया, आप इसमें कोड डाल दे। दूसरा कस्टमर आया, सेम सर्वर पे एक और डायरेक्टरी बना दिया, सेम सर्वर पे एक और डायरेक्टरी बना दिया, सेम सर्वर पे एक और डायरेक्टरी बना दिया। हो सकता है कि एक सर्वर में 50 कस्टमर के वेबसाइट एक साथ चल रहे है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। अब जाइए आप अज्योर में और लिखिए वहां पे वेब ऐप। आ गया ना ऐप सर्विस, नीचे देखिए तीसरे नंबर ऐप सर्विस। बहुत बढ़िया, सेम चीज है ना। ठीक है, नीचे आपको बताना है कि आपको कोड कौन सा है आपका, है ना। बस सेलेक्ट रन टाइम कीजिए। जावा है, ASP.NET है, पाइथन है, PHP है, किस लैंग्वेज में आपका कोड, बस इतना ही खाली आपको बताना है ना। पूरा का पूरा आप जो भी लैंग्वेज उठाना है आप उठा के डाल दीजिए। देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ यार मेरा कोड जो है ना वो लिखा हुआ है .NET में। ऊपर जाइए, ले लीजिए ASP.NET वर्जन 4.8। बहुत बढ़िया, नीचे जाइए। अब देखिए जैसे ASP.NEट लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में क्या सिलेक्ट हो गया, विंडोज। क्यों, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है। जावा सिलेक्ट कीजिए या कोई और सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको क्या होगा, दोनों ऑप्शन आ जाएगा नीचे ना, जावा है ना, कोर भी दोनों पे चलता है, राइट। है ना। तो मतलब आपको बताना है कि बैकएंड इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू आपको, आप खुद भी खुद दे देगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वापस ले लीजिए ASP.NET 4.8, बहुत बढ़िया। EastUS बहुत बढ़िया, नीचे आइए। नीचे देखिए आपको क्या दे रहा है, वो आपको एक SKU दे रहा है। फिलहाल ये SKU किस तरह का है, फ्री। फ्री मतलब चूंकि आप फ्री टायर वाले हैं, अदरवाइज आपके पास में और भी ऑप्शन आ जाते हैं, है ना। सिर्फ 1 GB मेमोरी के साथ वो एक फ्री टायर दे देगा। नेक्स्ट कर दीजिए, डिप्लॉयमेंट। अब ये बोल रहा है कि आपको डिप्लॉयमेंट करना है क्या इसके अंदर कोई अपना कोड, फिलहाल अभी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, कि क्या, हाँ, अगर एक बार एप्लीकेशन बन गया तो आपको मॉनिटरिंग भी करना है कि कितना फास्ट लोड हो रहा है ब्राउजर के अंदर, किस किस ब्राउजर से कनेक्टिविटी आ रही है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से, फायरफॉक्स से, मतलब कितने तरह के कस्टमर कनेक्ट कर रहे हैं आप,
किस किस तरह के डिवाइसेस से आ रही है, मेरा सर्वर का रिस्पॉन्स क्या है, ये सब आप मॉनिटर कर सकते हैं, है ना। आप इसको रिव्यू एंड क्रिएट करें, रिव्यू एंड क्रिएट, बस क्रिएट। अभी क्या करेगा कि आपको एक सैंपल वेब एप्लीकेशन दे देगा, है ना, जो .NET में लिखा हो। हाँ जी हो गया। लीजिए जी मालिक, बन के तैयार हो गया। अभी क्या बोल रहा है कि आपका वेब एप्लीकेशन बन गया और डिफॉल्ट आपको एक वेबसाइट भी दे दिया। क्लिक कीजिए उस यूआरएल को। इसमें जो डीएनएस है वगैरह खुद बना ली इसने, वो भी खुद ही बना ली बाय डिफॉल्ट या जो website.net पे लेगा ना, तो अपना डीएनएस देगा। अच्छा 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 अच्छा, ये तो ठीक है। आपको अपना कस्टम डोमेन डालना पड़ेगा, राइट। तो हम्म, डिफॉल्ट साइट बन के रेडी हो गया, है ना। वापस जाइए राइट अपने ऐप में। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक आपको आ रहा है डिप्लॉयमेंट सेंटर, नीचे देखिए, क्लिक कीजिए। आज हमने वेब ऐप सेलेक्ट किया ना। हाँ, अब ये बोल रहा है कि आप मेरे को ये बताइए कि अगर आपको इसमें अपना वेबसाइट रन कराना है तो कोड तो होगा ना, कोड कहाँ रखा आपने, लॉग ऑन कीजिए। गिटहब में रखा है, बिट बकेट में रखा है, अजियो रेपो में रखा है, वन ड्राइव में रखा है, ड्रॉप बॉक्स में रखा है, करेक्ट। यानी राइट कि अगर मेरा कोड यहाँ होता तो मैं गिटहब से उठाता और उसको पुश कर देता, करेक्ट। और ये फुल CI/CD देगा, यानी कि जब हम लोग गिटहब करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे, है ना। कोड मेरा गिटहब में आ गया, मैं उठाकर इसको कहाँ डाल दूंगा, अपने वेबसाइट में, यानी अपना साइट मेरा बन के तैयार हो गया, राइट। करेक्ट। अब लेफ्ट में नीचे आइए थोड़ा सा, और हल्का 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 नीचे, और नीचे ऊपर देखिए ना, जरा से ऊपर जी, हल्का ऊपर जी, हाँ जी हल्का ऊपर ऊपर, वहां देखिए ऐप सर्विस एडिटर दिया हुआ, क्लिक कीजिए। ये बेसिकली डेवलपर्स के लिए है, गो पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए गो है, ये क्या करेगा कि एक आपको इनसाइट इन्वायरमेंट खोल देगा, मतलब कि जो वर्चुअल डायरेक्टरी है ना जहाँ पे आपका कोड रखा हुआ है, वो एटलीस्ट आपको एक्सेस दिला देगा। एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि क्या कोड मेरा गया है वहां, नहीं गया है। आ गया ना, देखिए आ गया वही www रूट, याद है आपको, inet pub के अंदर था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना। अब देखिए उसमें बाय डिफॉल्ट एक फाइल है, hosting start.html, क्लिक कीजिए उसको। अच्छा सर, ये जो सर्विस है ये सैश बेस्ड हुई ना फिर तो। ये पैस हुआ, पैस। अच्छा सॉरी पैस, हाँ क्योंकि इसमें वर्चुअल डायरेक्टरी सॉरी वर्चुअल मशीन बन रही है और हम
बैकग्राउंड में बन रही है, आपको एक्सेस नहीं है ना? अच्छा बैकग्राउंड में तो है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको पूरा कोड खोल के दे दिया, ये वही कोड है जो रन कर रहा है अभी आपको एज ए वेबसाइट। यहाँ पे आप छोटा सा एक चेंज कीजिए, यहाँ पे देखिए कहीं लिखा होगा हे ऐप सर्विस डेवलपर, ये हे, इधर देखिए ना, इधर इधर यहाँ पे है ना, हे हम्म, ऐप सर्विस डेवलपर, इसके आगे लिख दीजिए डेवलप बाय नितिन। बस बहुत बढ़िया, बाहर कहीं क्लिक कीजिए, हो गया। ऊपर देखिए यहाँ पे आ रहा है सेव, यहाँ देखिए आ गया ना, दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप जाइए इस वेबसाइट को, आप जाके रिफ्रेश, करेक्ट करेक्ट। है ना? तो मतलब कि कोड आपका बिल्कुल सही चल रहा है, आपका वेबसाइट चल रहा है। तो अब देखिए तो इसमें कितने सारे फंक्शन है, गौर से देखा जाए तो अगर आपको अपना डोमेन डालना है, सपोज www.nitin.com, तो अब आप यहाँ से डाल सकते हैं अपना डोमेन। आप यहाँ पे आइएगा, राइट। आपका डोमेन परचेज किया होना चाहिए, जैसी परचेज होगा क्या होगा, आप अपना डोमेन यहाँ डाल सकते ठीक हैं। है। दूसरा, अभी आपने फ्री वाला प्लान ले रखा है, राइट? है ना? हम्म। आपने लेट से टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली, आपको पसंद आ गया जी टेस्टिंग सब कुछ बढ़िया, आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन में जाएंगे और आप बोलेंगे ठीक है मेरे को S1 दे दो। अब S1 में देखिए आपको रैम बढ़ गया ना, यहाँ 1.7 GB हो गया, हम्म। राइट? और नीचे बहुत सारे फीचर मिल गए, ये देखिए ऑटोमेटिक बैकअप मिल गया आपको, आप ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं, SSL डाल सकते हैं, करेक्ट? अप्लाई कर दीजिए इसको। आपने अपने एप्लीकेशन को, चलते हुए एप्लीकेशन को चेंज कर अब दिया चेंज कर दी। बिना शट डाउन किए हुए। रिमेंबर रखिएगा, जितने लोग आपका वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं वो कंटिन्यू एक्सेस करते रहेंगे, वो डाउन नहीं हुआ आपका वेबसाइट। लेकिन बैकएंड में क्या हो गया, आपका इंफ्रा अपग्रेड हो गया। वरना अगर रियल यही अगर वर्चुअल मशीन होता, पता क्या होता, पहले शट डाउन करना पड़ता, राइट। राइट? यहाँ ऑन द फ्लाई आपने स्केल कर दिया, नीचे देखिए स्केल आउट दिया हुआ, हाँ जी। स्केल आउट। अब आप देखिए अभी आपके पास एक ही सर्वर चल रहा है ना, हाँ जी। 1 GB का। अब उसको मेरे को लेट से 5 करना है, तो वहां पे बस हम्म। काउंट बढ़ा दीजिए, करेक्ट? अब क्या होगा कि 2 GB के 5 सर्वर हो गए, यानी टोटल आपको 10 GB का रैम मिल गया बैकएंड के अंदर। और एक हम्म। सर्वर अगर डाउन भी होगा तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली हो गई, यानी आप वर्टिकल स्केलिंग भी कर रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी कर रहे हैं, और आपका एप्लीकेशन भी चल रहा है बैकग्राउंड में। तो जैसे इलेक्शन अभी हुआ ना, तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे बहुत ज्यादा हिट आई होगी उस दिन। हम्म। तो उस दिन क्या किया होगा एडमिनिस्ट्रेटर ने, वो आके पीछे से स्केल कर दिया उसने, राइट। ताकि उस वक्त का लोड संभाल सके, जैसे ही उसकी खत्म हुई वो स्केल वापस कर लिया। अब हम्म। आप मैनुअल के साथ कस्टम स्केल भी कर सकते हैं, पैरामीटर दे सकते हैं कि जैसे ही मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% से ऊपर हो, 2 नए सर्वर बना दो, है ना? देखिए वहां कस्टम स्केल दिया हुआ ना, ऑटो स्केल। राइट। तो जितने भी ये वेबसाइट चलते हैं ना, फ्लिपकार्ट, Amazon.com, इनका जब बिग बिलियन सेल वाला टाइम नहीं आता है, जब वो आता है कि 3 दिन तक जबरदस्त सेल रहेगा, राइट? तो उस वक्त वो लोग ऑटो स्केलिंग पे डाल देते हैं, मतलब कि जैसे ही लोड जैसे जैसे बढ़ना शुरू होता है, पीछे इंफ्रा भी उसी तरह से बढ़ने लगता है। जैसे जैसे लोड हम्म। घटना शुरू होता है, पीछे से इंफ्रा भी धीरे धीरे घटने लगता है। कनेक्ट ना? यानी बिल्कुल अगर सर। देखा जाए तो आपका सब कुछ एकदम क्लिक ऑफ द माउस कर दिया उसने, कुछ भी हम्म। आपको करने की जरूरत नहीं, और आपको फुल फ्लैज मॉनिटरिंग भी दे दिया फ्री में इसी में। ऊपर जाइए लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ देखिए एप्लीकेशन इनसाइट है नीचे, क्लिक कीजिए।
ऊपर क्लिक कीजिए, व्यू एप्लीकेशन इनसाइड डेटा, ऊपर क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन डैशबोर्ड। अगर कभी आपने कोई मॉनिटरिंग देखा होगा, लोग बड़े बड़े नहीं, जब किसी नॉक सेंटर वगैरह में जाते हैं तो लोग टीवी में लगा के बड़ा बड़ा मॉनिटर बैठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर वही है, देखिए यहाँ सामने खड़ा हो गया, यह मस्त। अब जाके अपने वेबसाइट को जरा 2-3 हिट मारिए, सबसे मैंने कहा लास्ट में। हिट मारिए, इंटर इंटर इंटर, एक और 2-3 हिट मारिए। अब जाइए जाके देखिए तो कुछ आ रहा हो। देखिए डैशबोर्ड पे नीचे ही, अभी नहीं, आप लाइव स्ट्रीम देखिए, ऊपर जाइए, एकदम ऊपर, एकदम ऊपर, एकदम ऊपर ऊपर, नहीं स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए ऊपर ऊपर, ऊपर देखिए लाइव स्ट्रीम 1 नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है, लाइव स्ट्रीम नंबर 1, एक सर्वर, हाँ क्लिक कीजिए उसको, ये लाइव फीड से कनेक्ट करेगा आप। अब जाके हिट मारिए, धड़ाधड़ 3-4 हिट मारिए वहाँ, एक और, उसी को रिफ्रेश कीजिए ना 3-4, 1 2 3, बहुत बढ़िया। जाइए आप, जितनी बार आपने हिट मारा होगा सब वहां आ जाएगा, दिख रहा है आपको? राइट। ये लाइव फीड है, मतलब कि एक्चुअली कितने हिट आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे, और ये सब डेटा सेंटर में चलता रहता है। करेक्ट ना? सो ये है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन अब आपको क्या दिया? वेब एप्लीकेशन ने आपको वो दिया कि आप सब कुछ अपने अपने एक सिंगल लैपटॉप से ही मतलब सारा काम कर रहे हैं, और ना आपको वीएम बनाना पड़ा, ना आपको मैनेजमेंट की चिंता है, ना आपको अब लोड की चिंता है। आने दो ना करोड़ों हिट, कोई फर्क नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप 1000 है, कल 1 करोड़ का हिट भी आ जाएगा ना, तो ये सब कुछ झेल जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ ऑटो स्केलिंग करना है बैकएंड पे। कितने हिट आ रहे हैं वो भी आप वॉच कर रहे हैं, राइट, लाइव। बिल्कुल। करेक्ट। ये है वेब ऐप, इसको हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, वेब एप्स, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं ऐप सर्विस। तो अज्योर में, गूगल में, AWS में, सब में ये एप्लीकेशन सर्विस होती है, क्योंकि आजकल के लोगों के पास, अब देखो जैसे मेरी अपनी कंपनी है, मेरी कंपनी में मैंने बस 2 ही बंदे रखे हैं आईटी के नाम पे, और दोनों L2 लेवल के बंदे हैं, समझ रहे हैं। अब क्या है कि वही मेरा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल कर रहा है, चाहे मेरा CRM हो, चाहे मेरा हम लोग का बिलिंग डेटा हो, चाहे हम लोग का वो कस्टमर डेटा हो, सब हम लोग क्लाउड में रखे हैं, घर में कोई सर्वर नहीं है, तो हमने क्लाउड ले रखा है, सब कुछ मैनेज है। अब चूंकि वो लोग L2 के लेवल के बंदे हैं, अगर उनको मैं बोलूं कि यार 50-10 सर्वर बना के उसको जरा मेंटेन कर, सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए, सर्वर में वायरस नहीं आना चाहिए, तो बेचारे तो पागल हो जाएंगे। तो हमने क्या कर रखा है, इस तरह की सर्विस ले रखी है जिसको बोलते हैं रेडीमेड। CRM क्लाउड पे चलता है मेरा, तो सर्वर ही नहीं है। डेटाबेस क्लाउड पे ले रखा है, जो कल हमने देखा था, हाँ जी हाँ जी। डेटाबेस का भी सर्वर नहीं रखा हुआ, तो सारा मेंटेनेंस तो बेचारा अज्योर कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है मेरे लिए। मेरे बंदे बस सिर्फ उसको जाके उसमें डेटा डालते हैं, दैट्स इट, ये उनका काम है। क्लियर हो गया ना, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्लाउड पे आते हैं तो ऑलरेडी हम, एक तरह से देखा जाए तो हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, हम अपने बिजनेस मॉडल को वहां ले गए हैं जहां पे हम फास्ट हैं।
मतलब बिल्कुल जैसा हमें चाहिए हम वैसा ही बना सकते हैं, और क्विक 10 मिनट के अंदर। कोई मेरे को इसके लिए बैठ के लंबा चौड़ा प्लानिंग नहीं बनाना पड़ता, है ना? राइट। है ना? मतलब हाँ जी। हमारा बिजनेस बोलता है कल के डेट में हम लोग दुबई में खोलने जा रहे हैं ब्रांच, करेक्ट? अब दुबई का अपना अलग एक कंट्री का हिसाब किताब है। दुबई ये बोलता है कि भैया अगर आपके दुबई के जितने भी हम लोग आपके यहाँ पे पढ़ने आएंगे, इनरोल कराएंगे, उनका डेटा दुबई में ही होना चाहिए। आप कंट्री से बाहर उस डेटा को नहीं निकाल सकते, आप कॉपी नहीं कर सकते उस डेटा को। अब बताइए हम क्या करेंगे? तो हम अपने टीम को क्या बोलेंगे कि भैया जैसा तुमने यहाँ पे डेटाबेस और ऐप बनाया हुआ है ना, सेम एज इट इज वहां बना, रेप्लिकेट कर दे। अब वो क्या करेंगे? क्योंकि हमने जो डिप्लॉयमेंट की हुई है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड डिप्लॉयमेंट है। वो क्या करेंगे? सेमी स्क्रिप्ट ट्रैक वहां रन करा देते हैं, सेम स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है एज इट इज, है ना? तो बजाय हम ईस्ट यूएस लेने के, हमने रीजन कौन से ले लिया? दुबई, यस। है ना? दुबई का डेटा दुबई में रह गया, बाहर आए नहीं। तो हमने उस कंट्री का रूल्स भी अप्लाई किया हुआ। तो अगर अगर बहुत गौर से देखिए नितिन, तो हम मतलब जो एक बिजनेस की जरूरत है वो सारा कुछ आपको अज्योर दे रहा है। मतलब आपको कितना फास्ट आप अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अज्योर बोलता है कि आपको, वरना आप सोचिए कि जब किसी किसी को जब इंडिया में बिजनेस करना होना तो था, वो पहले सबसे पहले तो डेटा सेंटर खोजता था कहाँ पे रखे, है ना? क्योंकि सर्वर्स वगैरह सब लगाने पड़ेंगे ना यहाँ के हिसाब से। बिल्कुल। अब क्या है, अब अपनी टीम को बोलता है, वो टीम बोलती है सुबह ऑर्डर मिलता है शाम तक खड़ा कर देती है। पहले महीनों महीनों लगते थे, 3-3 महीने 4-4 महीने रैक लगा रहे हैं, तो जी पावर लगा रहे हैं, तो जी सर्वर को जरा प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जी सर्वर में तो हार्ड डिस्क का फॉल्ट आ गया जी, रिप्लेसमेंट के लिए एचपी को बोला हुआ है, एचपी वाले बोल रहे हैं 4 हफ्ते बाद डिलीवर होगा। सब ताम झाम था वहां पे, है ना? यानी बिल्कुल। कि यानी कि अगर आप देखिए तो जितने भी बिजनेसमैन है ना आज के डेट में, सब सब के सब इसी तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और उनको बहुत तेजी से अगर मूव करना है अपनी लाइफ में, तो क्लाउड एक ऑप्शन देता है। प्लस क्लाउड के साथ अब टेम्पलेट वाला सिचुएशन आ गया है, जहां पे हम बोलते हैं कि हम पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम मतलब एक झटके के अंदर खड़ा कर सकते हैं, है ना? वरना वरना इतना आसान नहीं होता था। अभी हम पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम एक झटके में खड़ा कर, तो जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंशन कर रहा है, हमारे लिए थोड़ा बेटर होता जा रहा है, कहानियां बेटर होती जा रही है। और बिजनेस को सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में क्या है कि बिजनेस को आपको आज के हिसाब से कंप्लाइंस होना पड़ता है। आप जाइए मेरे हमारे वेबसाइट पे, पता नहीं आपने गौर किया कि नहीं किया, जाइए टेकप्लेस कंसल्टिंग लिखिए या गूगल पे लिखिए। वेट कीजिए, नीचे आइए थोड़ा सा। एक देखिए यहाँ पे लास्ट में कोने में ना एक वो करके आया हुआ छोटा सा, राइट हैंड साइड में नीचे। इसको उस ब्राउजर में खोलिए, तो क्रोम के बजाय उसमें खोलिए, क्या बोलते हैं उसको, एज में। एच पे।
ये चैट नहीं आ रहा, ये तो व्हाट्सएप आ रहा है। एक ना साइड में चैट भी आता है। नहीं आ रहा ना? इधर इस साइड कीजिएगा थोड़ा सा, नीचे से जो स्क्रॉलर है। मेरे ख्याल से आपका ब्राउजर उसको रोक रहा है। यहाँ पर ना एक चैट आएगा एक्चुअली। ओके। तो जब आप चैट को क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपना नाम, टेलीफोन नंबर, कंट्री और सिटी बताइए। मगर वहां तक पहुंचने के पहले एक आपको नोटिफिकेशन आएगा कि अगर आप यूरोप रीजन के कस्टमर हैं, यूरोप में कहीं के भी हैं, तो आप पहले कंसेंट दीजिए कि हम आपका ये पर्सनल डेटा यूज करें। ओके। कारण क्या कि वहां पे यूरोप में जीडीपीआर कंप्लायंस है, जहाँ पे आप किसी भी कस्टमर का पर्सनल डेटा आप यूज नहीं कर सकते किसी और पर्पज से। करेक्ट? तो हम उससे पहले कंसेंट मांगते हैं। अगर उसने नो बोल दिया तो उसको आगे का स्क्रीन ही नहीं आएगा। करेक्ट ना? ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम बिजनेस हैं। तो हम बिजनेस हैं तो हमने क्या किया है, यूरोप के जितने भी कस्टमर हैं, इस वेबसाइट के मल्टीपल पार्ट्स हैं। अगर आप गौर से देखिएगा तो अगर आप यूके में हैं तो आपको यूके का एक अलग वेबसाइट बनाया हुआ है। अगर आप यूएस में हैं तो आपको डिफरेंट वेबसाइट है हमारे पास। देख रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ये क्यों करना पड़ा हमें? क्योंकि यूएस का बड़ी बड़ी हार्ड है। वो बोलता है क्या कि आप हमारे सिटीजन का डेटा आप बाहर नहीं ले सकते, कंट्री से बाहर नहीं ले सकते। समझ में आ गया? हाँ जी। तो मतलब ये है कि देखिए, आपको आपको अगर आप सपोज कि मेरा यूके में हमारा ट्रेनिंग डिवीजन ना होके यूके में हमारा कंसल्टिंग डिवीजन है, ये प्योर यूके के लिए बनाया हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि जब आप जिस कंट्री में जब आप बिजनेस करते हैं, वो कंट्री बड़ी साफ साफ बोलता है कि बहुत सारी कंट्री, अब तो लगभग सारी कंट्री का वही कहानी बनी है। आप हमारे यहाँ बिजनेस कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ डेटा सेंटर रखेंगे, डेटा यही रहेगा, डेटा आप बाहर नहीं ले जा सकते। तो जिसका मतलब कि जितने हमारे सॉफ्टवेयर है ना, जैसे सीआरएम सॉफ्टवेयर है, हमारा सेल्स सॉफ्टवेयर है, हमारा डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर मुझे एज इट इज वहां लगाने पड़ते हैं। तो जैसा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं सेम चाहिए ना मुझे वहां पे। राइट। तो अब मेरे पास बंदे कितने हैं? 2 है। सोचो कि उसको 24 घंटे अगर मैं इसी में लगाए रखूं तो मर जाएंगे वो। वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं, मैंने उनको खाली फोन करता हूँ कि यार एक ना मेरे को फ्रांस में एक मेरे को वो चाहिए, सेम चाहिए मेरे को। बोलता ठीक है सर, 1 घंटे में मिल जाएगा आपको। वो क्या करता है, सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। वो स्क्रिप्ट डेवलप कराने के लिए मैंने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे। किसी डेवलपर को पकड़ के मैंने 1.5 लाख में स्क्रिप्ट बनवाया। बट वो स्क्रिप्ट मैं आज तक यूज कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से। बंदा क्या करता है, स्क्रिप्ट चलाता है, सब कुछ एज इट इज खड़ा हो जाता है। अब इस वेबसाइट में कुछ भी चेंज करना हो, उस बंदे को कुछ नहीं करना होता है। मैंने आउटसोर्स डेवलपर टीम रखा हुआ है, उनको मैं बोलता हूँ कि भैया मेरे को एक नया कोर्स डालना है। कोर्स का मैंने सब ईमेल बना के उनको भेज दिया, वो जाते हैं, वो कोड पे चेंज मारते हैं। जैसे ही चेंज मारते हैं वो गिटहब में जाता है, गिटहब से उठता है, वो आपके ऐप सर्विस में जाता है और ऐप सर्विस में वो कोड चेंज हो जाता है। समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर। है ना? सो मतलब क्या है कि अब मैं भी एक स्मॉल बिजनेस हूँ, मैं फुल डेवऑप्स को यूज कर रहा हूँ। मैं कोई डेवलपमेंट कंपनी तो हूँ नहीं, बट इसी डेवऑप्स के कारण मेरी एजिलिटी बढ़ गई। अब कल के डेट में मेरे को लेट्स से तुर्की से अपॉर्चुनिटी आ गई कि तुर्की में आपको एक कॉर्पोरेट को ट्रेनिंग देना है और उसके लिए वो 12 लाख रुपया पे करने को तैयार है। अब 12 लाख रुपया पे करने के लिए हमें तुर्की के बंदे को ट्रेनिंग देनी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि तुर्की ये बोलता है कि भैया आप हमारे यहाँ पे डेटा हमारे यहाँ रखेंगे। अब हम क्या करें? तो मैं अपने बंदों को मैंने फोन किया, मैंने बोला भैया बना फटाफट वहां पे।
जब काम खत्म हो जाता है तो हम डेटा सेंटर वहां पे सारा सर्वर को शट डाउन कर देते हैं, बस दोबारा कभी बिजनेस आया फिर चालू कर देंगे। तो जब शट डाउन करते हैं तो आपकी बिलिंग बंद हो जाती है ना, मिनिमम बिलिंग रहती है सिर्फ डेटा का। तो अच्छा अगर ये डेवऑप्स नहीं होता तो क्या होता पता है आपको? ये डेवऑप्स नहीं होता ना सर, तो मुझे कम से कम 15 से 20 बंदे चाहिए होते। राइट एक जो यूएस देखता रहता है, एक जो यूके देखता रहता है, एक जो वो देखता रहता है, हम्म वही 2 बंदे हैं हमारे पास जो बेचारे और भी कुछ काम करते रहते हैं। जैसे कल का आपका वीडियो मैंने उन्हीं को दिया हुआ है कि आप इसको देखो, इसमें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। अब उससे उसका अगर आप एक्सपीरियंस पूछेगा तो वो बोलेगा कि भैया मैं तो सर कम से कम 50 एप्लीकेशन संभाल रहा हूँ। मैंने टेकप्लेस कंसल्टिंग के ही कम से कम 15 एप्लीकेशन चलते हैं हमारे। 3 वेबसाइट तो आपने लाइव देख लिया है ना। हाँ जी तो आप देखिए कि हमारे पास कितने वेबसाइट चल रहे हैं, हमारी कितनी एप्लीकेशन चल रही है। मैनेज करने वाला बंदा 2 है, कैसे कर लेता हूँ मैंने? तो सब कुछ ऑटोमेशन पे डाला हुआ है। अगर ये ऑटोमेशन नहीं होता तो आज हमारी लगी होती। शुरू में जब ऑटोमेशन नहीं था हमारे पास तो हम हमारी वो हालत खराब होती थी। अगर यूएस से जब बिजनेस शुरू किया था तो यूएस वाला का जब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने लगे तो हमारी तो हालत खराब हो गई। एक एक चीज को वहां देखना, संभालना, फिर चेक बॉक्स लगाना, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पता चला उसी प्लानिंग में महीने निकल गए हमारे, और तब तक महीने भर तक हम कोई एडमिशन ले भी नहीं सके। बंदा डॉलर लेके खड़ा है कि सर आप ले लो मेरा एडमिशन। मैं बोलता हूँ सर ले ही नहीं सकता। तो मेरा तो लॉस हुआ ना बिजनेस का। राइट बट आज के डेट में वो सिनेरियो नहीं है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि ऑटोमेशन लगाना होता है, बस कुछ नहीं करना होता। तो मैंने लगा दिया ऑटोमेशन। अब आप भूल जाइए कि मैं टेक्निकल बंदा हूँ, मैं एक बिजनेस का बंदा हूँ। तो मेरे को नहीं पता कि क्या करना होता है, राइट। तो मैं अपने बंदे को बोलता हूँ कि यार मेरे को ना फ्रांस में चाहिए। सर बोलता है बस 10 मिनट दो ना आप। और आधे घंटे बाद फोन आता है सर सब तैयार हो गया वहाँ, अब फ्रांस में एडमिशन शुरू कर दो। अच्छा डेटा का क्या होगा? सर कोई बात नहीं, GDPR पे है, क्योंकि डेटा सिर्फ फ्रांस में ही रहेगा। करेक्ट ना? तो करेक्ट अगर ये वेब ऐप नहीं होता, अगर ये सिक्वल डेटाबेस नहीं होता, तो आप इमेजिन करो हर चीज अगर सर्वर पे डालने की नौबत आ जाए तो हमारी एजिलिटी खत्म हो जाती, हमारी स्पीड खत्म हो जाती, हम स्पीड पे नहीं होते। करेक्ट ना? करेक्ट सो सर इसका इसका मतलब ये हुआ नितिन कि जब आप क्लाउड को यूज कर रहे हैं, स्पेशली अजेर क्लाउड। अभी तो आपने सिर्फ अजेर क्लाउड देखा, आपने देखा ना यहाँ पे हमारे पास में सारे ऑप्शन है। हम अगर इन्फोसिस होते हैं तो हम शायद वेब ऐप को यूज नहीं करते, क्योंकि इन्फोसिस का बड़ी हार्ड गाइडलाइन है, क्योंकि वो हिप्पा को भी फॉलो करता है, वो एफसीआई को भी फॉलो करता है। और हिप्पा और एफसीआई बड़ी क्लियर कट रेगुलेशन है। वो ये बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होना चाहिए आपके बैकएंड पे, उसमें ये चीजें हार्डेड होनी चाहिए। इसका मतलब उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल चाहिए चाहिए आपको। हम्म उन लोगों के लिए दिया हुआ वर्चुअल मशीन, लो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम लो, जैसे तुमको जो सर्विस बंद करना है करो, जो हार्ड नहीं करना है करो। हमारे तो जैसे मतलब लोगों के लिए ऐप सर्विस है। तो वहाँ पे मतलब जो भी चाहिए इंफ्रा चाहिए वो एज अ पैस चाहिए। आईएएस चाहिए वहाँ, तो सॉरी ये नहीं हाँ आई इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसमें क्योंकि ठीक है उनको ओएस भी चाहिए ना, तो आईएएस चाहिए उनको। आईएएस चाहिए। राइट। तो इन्फोसिस में हर चीज वर्चुअल मशीन में चलती है, वहाँ कुछ भी एप्लीकेशन पे नहीं है, क्योंकि वो मल्टीनेशनल सर्व कर रहे हैं। तो हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा तो भाई इतना सिक्योरिटी गाइडलाइन होनी चाहिए, तभी हम आपको अपना एप्लीकेशन आपके यहाँ होस्ट कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे। सर एक मिनट इसको पहले कर लेते हैं। मैं आईएएस मतलब जिसमें हम पूरा इंफ्रा लेते हैं पूरा और इंफ्रा। ओएस का वो मिलता है। और एग्जाम्पल पैस वर्चुअल मशीन, हाँ एग्जाम्पल वर्चुअल वर्चुअल मशीन। मशीन। और दूसरा पैस हो गया जिसमें हम सिर्फ जैसे हमने कल वो डेटाबेस किया लिया, था जैसे डेटाबेस एज अ डेटाबेस सर्विस लिया लिया। या एप्लीकेशन सर्विस लिया, हम्म, 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 ये दोनों पैस का एग्जाम्पल और है। जो सैस हुआ उसमें मतलब बेसिकली हम सिर्फ सर्विस ले रहे हैं सिर्फ जैसे सर्विस, हमने जैसे कल बैकअप, हम्म जैसे बैकअप। तो बैकअप के लिए आप ना कोई टेप ड्राइव लगाते हैं, ना राइट आप हार्ड डिस्क लगाते हैं, ना कोई बैकअप सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो उनका रेडीमेड बैकअप है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। हॉटमेल राइट पे जो आप अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे कुछ नहीं करते हैं, आप जिधर जाके एक अकाउंट बना लेते हैं, राइट। हम्म तो वो आपका सैस हो गया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर सर्विस करेक्ट। सो तो इसका मतलब कि जो आप याद रखिएगा, जब भी आप अज्योर पे जाइएगा
तो अज्योर के यही 4 पिलर है। कौन कौन सा पिलर है आपके पास? पिलर नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन, ऐप इन वीएम। दूसरा क्या है? ऐप इन ऐप सर्विस। बोथ कैन बी यूज बैकएंड। ये तो फ्रंट एंड हो गया है ना दोनों। बैकएंड में क्या इस्तेमाल, या तो वो स्टोरेज पे डेटा रखेगा या डेटाबेस में रखेगा। यस। दुनिया का जो भी एप्लीकेशन उठाइएगा ना, वो यही 4 चीजों से बना हुआ है। तो आपको फ्रंट एंड पता होना चाहिए, आपको बैक एंड पता होना चाहिए। राइट। अब आपको बाद में क्या सीखना है, ये जो ऐप यहाँ रन कर रहा है इसको अपडेट कैसे करेंगे। मान के चलिए हमने अपना कोड है बनाया हुआ है, कोड हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ कोड पहुंचना चाहिए ना। यही आपको डेवऑप्स में करना है। डेवऑप्स में दूसरा चीज क्या करना है कि ये जो पूरा इंफ्रा बनता है, ये इंफ्रा कैसे बनेगा ऑटोमेटिकली। ऐप चलाने के लिए बोलता है वीएम चाहिए, तो वीएम तो बनाना पड़ा ना। बिल्कुल। तो वीएम बनाने के लिए मैं एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर क्यों रखूं? है ना। तो इसीलिए डेव ऑप्स बोलता है कि डेवलपमेंट का काम भी तो आपको करना ही करना है, ऑप्स भी आपके पास ही रहेगा। अब ऑप्स मेरे पास कैसे रहेगा? क्योंकि हम अब सब कुछ कोड से कर सकते हैं। राइट। करेक्ट ना। सो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। कौन कौन से हैं? ऐप इन ए वर्चुअल मशीन, ऐप इन ऐप सर्विस, बैक एंड कैन बी स्टोरेज, और कैन बी क्लियर, राइट। और इसी 4 पे हम आगे पूरा का पूरा डेवऑप्स बिल्ड करेंगे। यही 4 चीज यहां भी रहेगा, यही 4 चीज AWS पे भी रहेगा, यही 4 चीज गूगल पे भी रहेगा, अंतर किसी में भी नहीं है ना। तो आपको 2 चीजों का प्रीरिक्विजिट चाहिए होता है जब आप डेवऑप्स पे जाते हैं। पहला प्रीरिक्विजिट क्या, आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट कैसे होती है, राइट। एक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं लोग कोड के थ्रू, जब हमने .NET का एप्लीकेशन लिखा था और रिएक्ट का एप्लीकेशन लिखा। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन आपने डेवलपमेंट से बनाया है, रन कहाँ करेगा। करेक्ट, प्लेटफॉर्म पे रन करेगा। प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? वर्चुअल मशीन। प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? ऐप हो सकता है। बाद में हम नया प्लेटफॉर्म भी देखेंगे, इसको कंटेनर बोलते हैं। फिर आपको सीखना यह है कि इस डेवलपमेंट और इस प्लेटफॉर्म के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कैसे बनता है। ये पूरा का पूरा डेवऑप्स है। लेकिन अगर आपको डेवलपमेंट ही नहीं पता और प्लेटफॉर्म ही नहीं पता, तो फिर आप उसको कनेक्ट कैसे कराएंगे, है ना। यस। है? तो आपका कोर जॉब क्या है? डेवलपमेंट को प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू कर रहे हैं, डेव ऑप्स। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है राइट। चलिए मिलिए, तो हम लोग मिलते हैं फिर वेडनेसडे को। अब आप एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि फिर आगे आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर सिर्फ डेवऑप्स टूल डेवऑप्स टूल डेवऑप्स टूल है, समझ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो एक बार आप उसको कर लें। चलिए मिलते हैं हम लोग वेडनेसडे, है ना। आज ही वो डिलीट कर लें, वो रिसोर्स है ना। तो मैं भूल जाऊँ, आप ना भूलिएगा। नहीं सर। डिलीट कीजिए इसको। यस। और डेवऑप्स शुरू करने के पहले एज ए प्रिंसिपल अब आज आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। हम लोग एक ओथ को रजिस्टर्ड करेंगे। ये ओथ है। ओके। यानी टेकप्लेस कंसल्टिंग सर्विस किसी को भी जब अपने साथ जोड़ती है, तो हम उसको ये बोलते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, है ना। यानी जो आप टेक्नोलॉजी सीखेंगे उसका आप ऐसा कोई यूज ना करें जो कि ह्यूमैनिटी के लिए डिजास्टर हो। ठीक है।
सो ये आपको प्लेज है, इस प्लेज को लेने के लिए हमारे पास एक काफी बड़ा मूवमेंट है, पता नहीं आपको पता हो या नहीं पता हो, बट दिस मूवमेंट इज अ ग्लोबल मूवमेंट। इसका नाम है टेक प्लेज। ये है टेक प्लेज, है ना। आप इसको थोड़ा देखिएगा, ये आ, काफी बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, जिसमें हर किसी को ये बोला जाता है कि आप एक जेन्युइन क्या बोल सकते हैं आईटी के बदले बनेंगे, कहीं पे कोई आप ऐसा इस्तेमाल ना करें आईटी का। तो एक लास्ट ईयर कैंपेगन में हम लोग सारे लोग जुटे थे, वहां पे ऑलमोस्ट पूरे दुनिया से लगभग 1800 लोग आए थे, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, जिसमें 4 प्रेसिडेंट थे और 10 से ऊपर प्राइम मिनिस्टर ओके इस टेक प्लेज मूवमेंट के अंदर, राइट। ये कैंपेगन कैटलॉग है, ये यहाँ उस दिन हम लोगों ने ड्राफ्ट किया था बिकॉज ऑफ द कोविड। इसके बाद 19 हम लोगों ने 20 में भी पोस्टपोन किया, वर्चुअल किया था, 21 में प्रपोज्ड है, बट अब मुझे नहीं लग रहा कि 21 में होगा। तो आप हम लोग करेंगे उसको, हम लोग उस दिन जब हम डेवऑप्स शुरू करेंगे तो हम आपको प्लेज लेने के लिए बोलेंगे उसको, है ना। बट आप फिलहाल इसको देख लीजिए, बिकॉज टेक प्लेज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अ, एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जहाँ पे हम हर किसी को पैसे के लिए नहीं पढ़ाते, हाँ जी हम फ्री में भी पढ़ाते हैं लोगों को। हाँ जी नॉट नेसेसरी कि हर किसी को हम पैसे के लिए पढ़ाए, हमने हमने फ्री में भी बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक ऐसा कम्युनिटी बनाए जो कि गिव एंड बैक टू सोसाइटी करे। यानी कि जब हमने 25-30 साल लगा दिए इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है ना, पैसा दिया, नाम दिया, फेम दिया। अब हमारे हमारा टाइम क्या आ गया कि अब हम उस चीज को वापस करें सोसाइटी को, राइट है ना। तो जो हमारा फंडामेंटल है वो यही है टेक प्लेस कंसल्टिंग का, राइट। तो हमने, आप अगर गौर से पढ़िएगा तो हम बल्कि साफ साफ बोलते हैं कि हम कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, हम यहाँ कोई ट्रेनिंग कोई 20,000 देगा या 25,000 देगा तो हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। अगर हमें जरा भी डाउट हो गया कि वो इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर सकता है, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं बीच में। सो ये अगर आप देखिएगा तो हमने लिखे हैं, एक तो हम ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ना ही हम कोई एग्रीगेटर है, जैसे नहीं तो एग्रीगेटर समझते हैं आप, एग्रीगेटर उसको कहते हैं जैसे उडमी या एक आप मिनट, ये म्यूजिक स्टार्ट हो गया, एक मिनट म्यूजिक बंद कर दें please? हाँ बंद करिए। है ना, जैसे कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना,